हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेमोक्रेसी का पार्ट 6 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी का जो टॉपिक है वो एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है। दूसरी बात, डेमोक्रेसी में अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमारा ये एक मोटिव ये भी है कि हम डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करें, बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करें, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना होने पाए डेमोक्रेसी को लेकर के। ठीक है, तो 110 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? यानी कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, हुज फंक्शन इज इंटरेस्टेड फ्लटर इन डेमोक्रेसी। यानी ये चारों ऑप्शन में से, इन चारों में से किसका यह काम है कि वह अपने हित को आगे बढ़ाए। तो एनजीओ जो होता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं काम करता, बल्कि वह पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। ठीक है, नागरिक समाज जो होता है वो समाज के कल्याण में कार्य करता है, समाज के हित में काम करता है। ठीक है, दबाव समूह जो होता है, ठीक है, यहाँ पे आप प्रेशर ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। तो जो दबाव समूह होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने हितों के लिए काम करते हैं, अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका अपने लिए नहीं कार्य करती, बल्कि न्यायपालिका दूसरों के लिए कार्य करती है, समाज के लिए, देश के लिए, इन सब के लिए कार्य करती है। तो क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जिसका कार्य क्या है, अपने हित को आगे बढ़ाना है या अपने हित को प्रमोट करना है। तो क्या होगा इसका आंसर, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, किसने लिखा कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? ठीक है, प्रजातंत्रीय समानता एक क्या है, भयानक प्रपंच है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है इसमें हमें एज इट इज़ क्या करना पड़ता है, एज इट इज़ हमें चीज़ों को रटना होता है और हमें, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो द हु रोट दैट डेमोक्रेटिक इक्वलिटी इज अ टेरेबल इल्यूजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी बर्न, सॉरी एडमंड बर्क। ठीक है, एडमंड बर्क ये एक रूढ़िवादी विचारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ देखते हैं। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त श्वान का सिद्धांत का क्या मतलब है या क्या आशय है इसका? ठीक है, द मीनिंग ऑफ द डोरमेंट डॉग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर इज। अब यहाँ पे पहले हमें ये समझना है, सुसुप्त श्वान, सुसुप्त श्वान का मतलब ये होता है कि जैसे श्वान, श्वान का मतलब डॉग। ठीक है, जैसे हमारा कुत्ता जो होता है वो सोए सोए की स्थिति में रहता है। ठीक है, अगर देखिए, अगर कोई डॉग है हमारा, अगर कोई कुत्ता है, तो अगर वो जाग रहा है तो क्या होगा, वो एक्टिव होगा। ठीक है, अगर वो सो रहा है, स्लीपिंग मोड में है वो, तो क्या होगा, वो उतना एक्टिव नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो इनएक्टिव रहेगा। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रजातांत्रिक संस्कृति के जो सुसुप्त श्वान का सिद्धांत है इसका क्या मतलब है। तो इसका करेक्ट मीनिंग होगा कि निम्न सहभागिता सरकार के लिए बेहद संतोषप्रद होती है। यानी कि सुसुप्त श्वान का अर्थ यह है कि जैसे चोरों के लिए क्या होता है, चोरों के लिए अगर कुत्ता या डॉग हमारा सो रहा होता है तो उसके लिए अच्छा होता है, यानी कि उसके लिए संतोषप्रद होता है। ठीक है, वैसे ही जहां पे लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में सुषुप्त श्वान का मतलब ये होता है कि लोगों की कम से कम सहभागिता हो सरकार के लिए। यही क्या होगा, सबसे बड़ा संतोषप्रद होगा, सबसे अच्छा सरकार के लिए यही होता है कि लोगों की पार्टिसिपेशन कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, निम्न स्तर पर हो या लो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इसी को ही क्या बोला गया है, सरकार के लिए सुसुप्त श्वान या सुसुप्त श्वान का सिद्धांत, इसी को कहा गया है। निम्न सहभागिता बिलगाव एवं आवश्यक हानि को इंगित करती है, तो ये नहीं होगा। उत्तर साम्यवादी राज्यों का प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का शोषण पोषण, नहीं, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सुसुप्त श्वान का तात्पर्य क्या होगा कि निम्न सहभागिता होनी चाहिए लोगों की सरकार के लिए, वो भी। ठीक है, सरकार के कार्यों में जब लोगों की कम से कम भागीदारी होगी तो सरकार इससे खुश होती है। इसी प्रक्रिया को सुसुप्त श्वान का सिद्धांत
कह दिया जाता है। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षात्मक लोकतंत्र एक सीमित सिद्धांत। सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ऑर्टेगा गैसेट, जॉन लॉक, या जेम्स मिल, या जेम्स मेडिसन। ठीक है, जेम्स मेडिसन उदारवादी विचारक हैं, उपयोगितावादी हैं, उदारवाद के पिता हैं जॉन लॉक, फादर ऑफ लिबरलिज्म। ओर्टेगा वाई गैसेट्स ये अभिजनवादी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। जॉन लॉक इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? सीमित सिद्धांत, लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत। सीमित का मतलब क्या होता है कि सरकार कैसी हो? सीमित होनी चाहिए, सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट लिमिटेड होनी चाहिए। तो ये जॉन लॉक ऐसी बात करते हैं कि सरकार सीमित और सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए, तभी वास्तविक रूप में सुरक्षात्मक लोकतंत्र का विचार सामने आएगा। ठीक है, उस शब्दावली को पहचानिए जो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई द टर्म दैट इज नॉट रिलेटेड टू द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। कौन सी ऐसी शब्द हैं, कौन सी ऐसा वाक्य है इसमें जो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? पहले तो समझे कि विमर्शी लोकतंत्र में क्या होता है। विमर्शी लोकतंत्र में क्या होता है? बहस पर आधारित होती है इसमें। ठीक है, कंसेंसस बेस्ड ऑन डिबेट होता है इसमें। इसमें सहमति आधारित बहस होती है। ठीक है, यानी लोगों के बीच बहस होगी, लोगों के बीच डिबेट होगा, सरकार और जनता में डिबेट होगा। ठीक है, खुली एवं बल प्रयोग विहीन बहसें होती है इसमें, यानी जब डिबेट होगा, जब बहस होगी, तो किसी भी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होगा। तो इसी को क्या बोला जाता है? विमर्शी लोकतंत्र। बहस आधारित सहमति, इसी को विमर्शी लोकतंत्र कहा जाता है। आदर्श भाषण की दशाएं होनी चाहिए। ठीक है, आइडल स्पीच कंडीशन होनी चाहिए, इसी को ही बोला जाता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पूर्व नियत वरीयताएं जो होती हैं, यह विमर्शी लोकतंत्र का लक्षण नहीं होता है, बल्कि यह निर्देशित लोकतंत्र का लक्षण होता है। यानी जो चीजें प्री डिटरमाइंड हो जाएं, ठीक है, वो कहने का मतलब है कि वो पहले से ही प्लान कर ली गई हैं। तो पहले से प्लान लोकतंत्र में नहीं होता है, बल्कि लोगों को आज़ादी होती है उनके विचार, उनके भाषण, उनके आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। जहाँ पे प्री डिटरमाइंड प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, वहाँ पे मैनेजेरियल डेमोक्रेसी हो सकती है। ठीक है, प्रबंधकीय लोकतंत्र हो सकती है। इस तरीके का आप क्वेश्चन जब भी करें, तो इसमें से आप पहले जो भी क्वेश्चन पढ़ें उसके बारे में समझें। जब तक आपकी उस क्वेश्चन पर पकड़ नहीं बनेगी, चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आप आंसर को आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बेहतर है ये होगा कि आप पहले विमर्शी लोकतंत्र को समझें। ठीक है, विमर्शी लोकतंत्र में विचार विमर्श, खुली बहस करने की आज़ादी होगी आपको, है ना। किसी भी प्रकार का कोई बल प्रयोग आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। आपको अपनी भाषण, विवेक, है ना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? विचार विमर्श या विमर्शी लोकतंत्र की शब्दावली से इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लोकतंत्र पर मार्क्स के विचारों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रबोधन परंपरा में वे लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं। ठीक है, मार्क्स कह रहे हैं प्रबोधन का मतलब है इंटाइटलमेंट। ठीक है, इंटाइटलमेंट ये 16वीं शताब्दी या 15th या 16th BC की बात हो रही है। ठीक है, 15वीं या 16वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में लोकतंत्र पर मार्क्स के विचारों के संबंध में कथन कहा जाता है कि प्रबोधन परंपरा में लोकतंत्र को एक अंग के रूप में देखा जाता था, एक आंगिक समुदाय के रूप में देखा जाता था। ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बुर्जुआ लोकतंत्र जो होता है अवसर पाकर के बुर्जुआ आतंक में बदल
जाता है, ठीक है। बुर्जुआ डेमोक्रेसी अपॉर्चुनिस्टिकली टर्न्स इनटू द बुर्जुआज टेरर। तो ये बात मार्क्स कहता है कि जो बुर्जुआ लोकतंत्र होता है, जो अमीरों का लोकतंत्र होता है, या फिर जो कुलीन तंत्र होता है, वो अवसर पाकर क्या बन जाता है, एक तानाशाही शासन में बदल जाता है, एक अवसरवादी सरकार में बदल जाता है, या फिर कह लें एक बुर्जुआ आतंक में बदल जाता है। तो मार्क्स के संबंध में लोकतंत्र पर जो विचार हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अब यहाँ पे 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? ठीक है। बहुल तंत्र, बहुल तंत्र का मतलब क्या होता है कि समाज में बहुत सारी क्या होंगी, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनमें शक्तियों का समावेश है, जिनमें शक्तियों का विभाजन है, ऐसे कर सकते हैं, जिनमें शक्तियों का विभाजन है। दूसरी बात, बहुल तंत्र क्या करता है, शक्तियों के केंद्रीकरण का विरोध करता है, केंद्रीकरण का विरोध करता है ये, ठीक है। बहुल तंत्र कहता है कि शक्ति का या सत्ता का एक स्रोत नहीं होता है, बल्कि शक्ति और सत्ता के क्या होते हैं, बहुत सारे स्रोत होते हैं। जैसे कि मान लें एग्जाम्पल, सत्ता के या शक्ति के स्रोत क्या हैं, परिवार है शक्ति का स्रोत, समाज है, विश्वविद्यालय है, चर्च है, मंदिर है ना, बाजार है। ये क्या है, ये बहुल तंत्र है ना, अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, तो हर सिस्टम के पास क्या है, अलग अलग शक्तियां हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि एक प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप कौन सा अच्छा माना जा सकता है, यानी कि कहने का मतलब है कि हम अपना प्रतिनिधित्व किस किन संस्थाओं में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुल तंत्र जो कहता है, बहुल तंत्र ही क्या होता है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का एक अच्छा प्रतिरूप माना जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जनमत संग्रह मूलक लोकतंत्र क्या है, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का लक्षण है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। जन लोकतंत्र क्या है, पीपल्स डेमोक्रेसी, ये कम्युनिस्ट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, कम्युनिस्ट कंट्रीज में, ठीक है। जहाँ पे आपको नाम मात्र का लोकतंत्र देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोगों को आज़ादी कम मिलती है, ठीक है। लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी कम मिलती है, प्रतिनिधि का चुनाव करने की सीमित आज़ादी, ठीक है। सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र जहाँ पे होता है, वहाँ पे लोगों के सारे अधिकारों पर, ठीक है, सारे अधिकारों पर कब्जा होता है, ठीक है। सरकार का नियंत्रण होता है लोगों के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर फुल्ली कंट्रोल होता है, ठीक है, प्रॉपरली। इस तरीके के जो लोकतंत्र होते हैं उनको सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र कहते हैं। तो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप क्या होगा, बहुल तंत्र। बहुल तंत्र का मतलब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारे प्रतिनिधि हो सकते हैं, या बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं जिनमें हम अपनी आस्था को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें हम अपनी आस्था को व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या है, बहुल तंत्र या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का एक प्रतिरूप है, या इसका एक मॉडल है। अब देखते हैं, कुछ मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, जो नेट के एग्जाम में या फिर अदर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, या बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि सुरक्षात्मक लोकतंत्र, शास्त्रीय लोकतंत्र, विकासात्मक लोकतंत्र, पीपल्स लोकतंत्र या पीपल्स डेमोक्रेसी, या पोलियार्की, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है, और इधर दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इन चीज़ों का, अलग अलग लोकतंत्र का समर्थन किया हुआ है, ठीक है। तो जो सुरक्षात्मक लोकतंत्र का समर्थन किया है, वो किया है जॉन लॉक ने, ठीक है। और शास्त्रीय लोकतंत्र का समर्थन किसने किया है, शास्त्रीय लोकतंत्र का समर्थन आपका अरस्तु ने किया है। विकासात्मक लोकतंत्र का समर्थन रूसो ने किया है। हालांकि रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं,
पीपल्स पीपल्स डेमोक्रेसी या पीपल्स लोकतंत्र के समर्थक लेनिन है। ठीक है, पीपल्स डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ पे होती है अक्सर हमने बताया था कि आपको ये कम्युनिस्ट कंट्री में देखने को मिलेगी या साम्यवादी देशों में, इसी को हम साम्यवादी लोकतंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर बहुल तंत्र आपका आ जाता है। तो बहुल तंत्र मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि बहुल तंत्र सब जब भी आए तो आप उसको आंख बंद करके रॉबर्ट डहल से मैच कर देंगे, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आप जरूर याद रखें क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अगर मैचिंग के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा तो स्टार मैं इसलिए इस पर बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझना क्या है इसमें कि सुरक्षात्मक लोकतंत्र के ऊपर क्वेश्चन बना देगा डायरेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से सुरक्षात्मक लोकतंत्र के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, यह शास्त्रीय लोकतंत्र का सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दे देगा। इससे अरस्तु संबंधित है, इससे लॉक संबंधित है ना। फिर विकासात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत किसने दिया, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, पीपल्स लोकतंत्र क्या होता है या पीपुल्स डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या यह साम्यवादी देशों में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुल लोकतंत्र क्या है, क्या बहुल लोकतंत्र को हम प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र भी कह सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आप अपना तैयार रखें और चीज़ों को आप इनको एज इट इज क्वेश्चन मत देखिए, आप इनको एक एक टॉपिक देखिए। ठीक है, टॉपिक की तरीके से आप इनको पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। अब हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, हाफ एन आवर की वीडियो, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा बोरिंग ना फील करें। ठीक है, अब 15 15 15 या 20 क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। देन हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो को बना लेंगे। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत, चिरसम्मत सिद्धांत को हम शास्त्रीय सिद्धांत भी कह सकते हैं। लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत या फिर लोकतंत्र का क्लासिकल थियरी से, ठीक है, क्लासिकल थियरी भी कह सकते हैं। लोकतंत्र का चिरसम्मत सिद्धांत या लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द एररनेस स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एज ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये नहीं होगा, यहाँ पे क्लासिकल होता तो बेहतर ऑप्शन होता। ठीक है, क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लोकतंत्र का जो चिरसम्मत सिद्धांत है ये क्या कहता है, इसके संबंध में हमें गलत बातें ढूंढनी है। ठीक है, यह निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। ठीक है, यह एक प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखेंगे जो प्राचीन काल में जो लोकतंत्र का विचार था, चाहे आप यूनान को ले लें, ठीक है, तो वहाँ पे यूनान में क्या था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार प्रचलित था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो शास्त्रीय लोकतंत्र का सिद्धांत है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सिद्धांत से संबंधित है, यह प्रत्यक्ष या सहभागी लोकतंत्र के विचार संबंधित है। यह सद्जीवन अर्जित करने की ओर लक्षित सामान्य हित को पूरा करता है, तो ये बात सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, यह लोकतंत्र का एक पूर्व उदारवादी सिद्धांत है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का चिरसम्मत सिद्धांत क्या है, आपको इसके बारे में यहाँ पे बहुत सारी बातें मिल गई हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आप अगर ध्यान से देखेंगे चीज़ों को तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप इसको क्वेश्चन मत समझिए, आप इसको क्या समझिए, एक एक हेडिंग समझिए या इसको एक टॉपिक समझ के पढ़िए। ठीक है, यही तो क्वेश्चन पूछा गया है नीचे, लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली मैचिंग में दिया है, और मैचिंग से नीचे आप समझने की कोशिश करेंगे तो यही क्वेश्चन क्या कर दिया उसने, कुछ स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन आपको दे दिया है कि इसमें से सही कथन कौन सा है कौन सा गलत है। ठीक है, यही चिरसम्मत को आप शास्त्रीय भी बोल सकते हैं या क्लासिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें से गलत क्या हो जाएगा आपका, यह निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है, तो निर्देशित लोकतंत्र को हम साम्यवादी लोकतंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि साम्यवाद, निर्देशित लोकतंत्र या तानाशाही शासन सब एक ही जैसा, एक ही स्वरूप है, बस इनके नाम क्या हैं अलग अलग हैं। हालांकि ये सारे क्या हैं, सर्वाधिकारवाद के ही स्वरूप होते हैं। इसीलिए आप जब भी आगे पढ़ें तो बहुलवादी लोकतंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ें, टॉपिक बना के पढ़ें। हालांकि मैंने वीडियो में सारा पढ़ा रखा है। ठीक है, इसको भी आप बना लें, विकासात्मक लोकतंत्र क्या है, फिर सुरक्षात्मक लोकतंत्र क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ेंगे तो शास्त्रीय लोकतंत्र
बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नीचे कर दिया था। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कुछ इसमें से लगभग आपको 50% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो PYQ के होंगे। ठीक है, और आपको 50% क्वेश्चन इसमें ऐसे मिलेंगे जो जिसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों को मिला करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमेशा आप देखेंगे कि हमेशा PYQ का क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, रिपीटेड फॉर्म में आता रहता है। चाहे वो आरपीएससी का क्वेश्चन हो तो वो नेट में पूछ लेता है, नेट का क्वेश्चन होता है तो वो राजस्थान के एग्जाम में या छत्तीसगढ़ के एग्जाम में या हरियाणा के पेपर में, इस तरीके के एग्जाम में क्या करता रहता है, क्वेश्चन को इधर उधर करके थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो आपकी कमांड होनी चाहिए कि आप कैसा भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 119 का देखते हैं। स्वतंत्रता तथा समानता दोनों प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि लगा देंगे तो आपको कथन कारण की व्याख्या पता चल जाएगी। क्योंकि दोनों मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक हैं, इसलिए दोनों क्या है, कथन और कारण सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, बोथ फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज लगा देंगे तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा। बिकॉज बोथ आर इसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे जब, तभी आपका डेवलपमेंट आपका होगा, अच्छे तरीके से आपका विकास होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपसे गलतियां भी होंगी, जाहिर सी बात है, उन गलतियों को सुधारने का मौका भी आपको मिलेगा। अदरवाइज आप यहाँ घर पे बैठ के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, एग्जाम में आप ट्राई करेंगे डायरेक्टली तो वहाँ पे आपसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, फिर वहाँ पे आप सुधार नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आज के टाइम पे या मॉडर्न एज में, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन द मॉडर्न टाइम्स। तो बिकॉज क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो चुका है, आज का समय क्या है, आज आधुनिक राज्य का आकार बढ़ चुका है, आज हमारे देश की जनसंख्या बढ़ चुकी है, जिसके कारण बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लिए आज प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यूनान के समय में क्या था, जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रचलित थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, तब यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे। ठीक है, छोटे छोटे नगर राज्य होने के कारण वहाँ पर जैसे 100 लोगों का एक समुदाय रहता था, फिर दूसरी जगह चले जाओगे आप, फिर 100 लोगों का समुदाय मिलेगा, फिर 50 लोगों का समुदाय मिलेगा। इस तरीके से छोटे छोटे गाँवों का कस्बा था, छोटे छोटे समुदाय बने हुए थे जिनको नगर राज्य कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें लोग आपस में मिल करके इकट्ठा होकर जल्दी से आसानी से इकट्ठा भी हो सकते थे और कोई डिसीजन ले लेते थे, इसी को ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हमारे देश की जनसंख्या कितनी, आप अगर किसी गांव में भी चले जाएंगे तो वहाँ की जनसंख्या करीब 10,000 होगी। तो 10,000 लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, वहाँ पर उनका ओपिनियन लेना, ठीक है, तो एक तो हमारा साइज भी बढ़ चुका है हमारे देश का, हमारे कंट्री का। ठीक है, साइज एंड पॉपुलेशन दोनों आज के टाइम पे ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से क्या आ रही है, हमारे सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, जिसकी वजह से हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पे आज के समय में क्या प्रचलित है, तो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र प्रचलित है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आज के टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है, हम अपना प्रतिनिधि चुन देते हैं और हम अपने काम में लगे रहते हैं। हमारे प्रतिनिधि जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव संसद में, पार्लियामेंट में जा करके वो हमारे लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम हो चुका है आज के टाइम पे, हमारे लिए बहुत सारी व्यस्तता है, जिसकी वजह से हम लोग इकट्ठा एक साथ नहीं आ सकते, और बहुत सारी ऐसी और भी कठिनाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से आज के टाइम पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं हो पाता है। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण वाले क्वेश्चन है। अवधारणात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक संविदा के सिद्धांत से प्रजातंत्र की समृद्धि तथा उत्थान में जीवंत भूमिका का निर्वाह किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हम अवधारणात्मक दृष्टि से देखें, कॉन्सेप्चुअली अगर देखें या हिस्टोरिकली अगर हम देखें, तो
जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने प्रजातंत्र के उत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये कारण क्या है, बिल्कुल स्टेटमेंट सत्य है। अब कारण देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति के आत्मनिर्णय का अधिकार लोकतंत्र का क्या है, मूल अधिकार है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अवधारणात्मक दृष्टि से अगर देखें या ऐतिहासिक सामाजिक समझौते के सिद्धांत की दृष्टि से देखें, तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने एक समझौता किया। ठीक है, समझौता किया, समझौता करके क्या किया, समझौता करके राज्य का निर्माण किया, समझौते के द्वारा सरकार का निर्माण हुआ, है ना। इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं अपना चुनाव कर रहे हैं ना, अपना समझौते के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की समृद्धि कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से हमें उसका झलक देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्योंकि लगा देंगे कारण में, तो आपको सीधी सीधी बात आंसर आपको पता चला, क्योंकि व्यक्ति के आत्मनिर्णय का अधिकार क्या है, लोकतंत्र का मूल अधिकार है। आप देखेंगे जब तक सामाजिक समझौते का सिद्धांत लागू नहीं हुआ था, तो हॉब्स लॉ जैसे विचारकों ने क्या बोला कि सामाजिक समझौते से पहले राज्य, हॉब्स ने बोला सामाजिक समझौते से पहले क्या था, राज्य का अस्तित्व नहीं था, लोग जंगली जीवन की भांति, जंगली जानवरों की जीवन की भांति जीते थे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। तो लोगों ने अपने जीवन को बचाने के लिए एक निर्णय लिया, एक प्रजातंत्र की भूमिका निभाई। सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और सभी लोग क्या करते हैं, कसम खाते हैं कि हम अपने ऊपर शासन करने का अधिकार छोड़ करके एक व्यक्ति या एक राज्य या एक संस्था में, उस संस्था का नाम लेवियाथन था, उसमें अपनी सारी शक्तियां सौंप देते हैं और हम उसका विद्रोह नहीं करेंगे। लेवियाथन का विद्रोह व्यक्ति को एक ही स्थिति में करने का अधिकार दिया गया था, जब लेवियाथन या राज्य व्यक्ति के प्राणों की सुरक्षा करने में असफल हो जाए, तभी व्यक्तियों को लेवियाथन या राज्य का विरोध करने का अधिकार हॉब्स ने दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप पढ़ेंगे जब, तभी आपको चीजें क्लियर वे में समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब देखिए, प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है, तो बिल्कुल सही बात है। जहां पे लोकतांत्रिक समाजवाद होगा, जहां पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा, वो हमें क्या देगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी देगा। ठीक है, अब देखते हैं तर्क क्या है, इसका कारण क्या है। सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक प्रजातांत्रिक ऐसा करें प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचालन में अड़चन डालता है, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, कभी भी हमारे देश में सांस्कृतिक बहुलवाद है कि नहीं है, हमारे देश में अलग अलग धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे कल्चर्स हमारे इंडिया में हैं। क्या ये हमारे लोकतंत्र में या हमारी प्रजातांत्रिक संस्थाओं में ये अड़चन डालते हैं, इनको कार्य नहीं करने देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो जो हमने 75-76 वर्षों से अब तक हम शासन चलाते चले आ रहे हैं अपना, तो इस तरीके से हम, अगर हमारे यहाँ सांस्कृतिक बहुलवाद होता, और सांस्कृतिक बहुलवाद है, अगर सांस्कृतिक बहुलवाद हमारे कार्य को सही तरीके से नहीं करने देता, तो हमारा शासन व्यवस्था इतने लंबे समय तक नहीं चल पाता। ठीक है, तो कथन सही हो जाएगा और कारण क्या होगा, इसका गलत हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक बहुलवाद कभी भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं में अड़चन नहीं डालता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। चाहे आप किसी भी देश की कंट्री को ले लें, चाहे आप भारत को ले लें और भी किसी देश को ले लें, ठीक है, जहाँ पे विविधताएं होंगी, विविधताएं बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी कि वो सांस्कृतिक बहुलवाद या कोई और बहुलवाद है, भाषाई बहुलवाद है, जातीय बहुलवाद है, वो कभी भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं में कार्य अड़चन नहीं डालती। ठीक है, आप इसका एक बेहतर एग्जाम्पल आप भारत को लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया को आप ले सकते हैं। इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले हैं, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, इन्होंने कभी भी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कभी भी हानि नहीं पहुंचाया है, कभी भी इनके कार्यक्रम में या फिर इनके जो फंक्शंस होते हैं, इनमें कभी भी इन्होंने कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई भी रुकावट नहीं पैदा की। ठीक है, तो कथन सही हो जाएगा और कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, अभिजात या अभिजन सिद्धांत या इलीट क्लास थ्योरी। ठीक है, इलीट थ्योरी वाज यूज्ड एज अ क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो अभिजन सिद्धांत मध्य एवं पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रजातंत्र के विवेचन के तौर पर प्रयोग किया गया था, तो बिल्कुल बात सही है। सबसे पहले जो
अभिजन की बात की गई, अभिजन शब्द की बात की गई, तो वो 1823 में की गई थी। ठीक है, 1823 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था, इस शब्द का पहला प्रयोग। ठीक है, 1823 में पहला प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें तो अभिजन शब्द का प्रयोग जो यूरोप में या ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन में अभिजन शब्द का प्रयोग जो है पहली बार जो हुआ था 1930 के दशक में हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी के बाद क्या हुआ, अभिजन शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए कारण देखते हैं। प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में क्या है, अल्पसंख्यक शासन करते हैं। अब देखिए ऊपर क्या बातें कही गई हैं, नीचे क्या बातें कही गई हैं, दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों बातें क्या हैं, सत्य हैं। चाहे आप जो भी शासन का स्वरूप हो, हमेशा वहाँ पे क्या करते हैं, चाहे प्रजातांत्रिक सरकार हो, चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे राजतंत्रात्मक सरकार हो, ठीक है, उन समाजों में क्या होता है, हमेशा अल्पसंख्यक लोग ही क्या करते हैं, शासन में रहते हैं। आज हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, 130 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन लगभग 1000 लोग मिलकर के हमारे ऊपर शासन करते हैं। 1000 मतलब पार्लियामेंट की जितनी भी संख्या है हमारी, ठीक है, पार्लियामेंट और हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को मिला लें तो लगभग अगर कहें तो 5000 लोग मिल करके, ठीक है, 5000 एलिट क्लास या 5000 अल्पसंख्यक मिल करके 130 करोड़ लोगों के ऊपर क्या करते हैं, ये शासन को संचालित करते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें क्या हैं, सही हैं, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कथन वाला आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ जहाँ पे होगी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। इनमें से क्या हमें छांटना है, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, विद रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी वहाँ पे लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी वहाँ पे एक निष्पक्ष संविधान का अस्तित्व होगा। ठीक है, वहाँ पे एक स्वतंत्र या पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक फ्री एंड फेयर जो है कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारा। ठीक है, फिर तीसरी बात देखते हैं, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होगी कहाँ पर, जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक लक्षण है, कह सकते हैं कि वहाँ पे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, एक निष्पक्ष संविधान होता है, और एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होती है, स्वतंत्र वयस्क मताधिकार होता है लोगों को। ठीक है, तो चारों क्या होंगे, सही हो जाएंगे। तो इसमें से सी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सभी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगले वीडियो में डेमोक्रेसी को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, अब कोशिश करूँगा कि मैं डेली 2 वीडियो अपलोड कर दूँ टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, जिससे कि जल्दी से टेस्ट सीरीज़ आपका ख़त्म हो जाए और मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।